नमस्कार। आज की इस साहित्यिक चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बेहद खूबसूरत और गहरे सफर पर निकलने वाले हैं। अगर आप साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आज का ये एक्सप्लेनर आपके लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि आज हम हिंदी साहित्य के दिग्गज कवि हरिवंश राय बच्चन जी की दो सबसे मशहूर कविताओं आत्मपरिचय और एक गीत को पूरी डिटेल में डिकोड करने वाले हैं। हम एक एक करके इन दोनों कविताओं की गहराई में जाएंगे, इनके एक एक पॉइंट, एक एक पंक्ति को समझेंगे, ताकि इनका पूरा भाव और कवि की आंतरिक कश्मकश आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो चलिए इस जर्नी इनवर्ट की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार फटाफट देख लेते हैं कि आज का हमारा रोड मैप क्या होने वाला है। हम 6 मेन पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहले हम बच्चन जी की हलावादी फिलॉसफी समझेंगे। फिर आएंगे आत्मपरिचय पर, जहां हम दुनिया के साथ उनके टकराव, उनके विरोधाभास यानी पैराडॉक्स और उनके स्वप्निल संसार को समझेंगे। उसके बाद हम एक गीत में समय और अकेलेपन के दर्द को महसूस करेंगे, और आखिर में इन सभी भावों को एक साथ जोड़कर देखने की कोशिश करेंगे। खंड 1, बच्चन जी का हलावादी दर्शन। देखिए, किसी भी कविता को सच्चे मायने में समझने के लिए ना पहले कवि के दिमाग को, उसकी सोच को समझना पड़ता है, तभी कविता की असली फील आती है। हरिवंश राय बच्चन जी की बात करें, जिनका समय 1907 से 2003 तक रहा, तो उन्हें दोनों विश्व युद्धों के बीच के उस आम मध्यम वर्गीय इंसान की आवाज माना जाता है जो अंदर से बेचैन था। उन्होंने उस दौर की भारी भरकम और घुमावदार भाषा को छोड़कर बिल्कुल आम बोलचाल की जीवंत भाषा चुनी। उनकी कविताओं में एक ऐसी लय, एक ऐसी गाने योग्य शैली थी जिसने उन्हें सीधे आम लोगों के दिलों से जोड़ दिया। और यहीं से आती है हलावत की फिलॉसफी। अगर आप सोच रहे हैं कि ये हलावत क्या है, तो दरअसल फारसी कवि उमर खयाम से प्रभावित होकर बच्चन जी ने इस विचारधारा को अपनाया। हाला का मतलब होता है मदिरा या वाइन। इस दर्शन में दुनिया को एक मधुशाला यानी टैवर्न माना गया है और कविता को मदिरा। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि जिंदगी में चाहे जितनी भी कड़वाहट हो, उसे सहजता से स्वीकार करो और जीवन के अनुभवों को पूरे जुनून और नशे के साथ पियो। खंड 2, दुनिया से द्वंद्व। चलिए अब इस दर्शन को उनकी कविता आत्मपरिचय में लाइव देखते हैं। इस कविता का जो कोर थीम है ना, वो है कवि की अपनी आंतरिक सच्चाई और इस दिखावेबाज दुनिया के बीच का टकराव। यहां बच्चन जी एकदम विद्रोही, एक रिबेल के रूप में सामने आते हैं। इन कमाल के पंक्तियों पर थोड़ा गौर कीजिए। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। स्नेह सुरा यानी प्रेम की शराब। कवि यहां डंके की चोट पर कह रहे हैं कि मैंने तो प्रेम का नशा किया हुआ है। दुनिया क्या सोचती है, समाज की खोखली अपेक्षाएं क्या हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उनका अपना दुनिया की भीड़ से अलग रहने का एक बेहद खूबसूरत तरीका है। अब आप यहाँ कॉन्ट्रास्ट्स को देखें, कितना स्टार्क डिफरेंस है। एक तरफ ये जग यानी पूरी दुनिया है जो सिर्फ पैसे, रुतबे और दौलत के पीछे भाग रही है। ये दुनिया सिर्फ उन्हीं को पूजती है जो इसकी चापलूसी करते हैं। और दूसरी तरफ हमारे कवि हैं जो मस्त होकर अपने दिल का गीत गा रहे हैं। वो इस भौतिक वैभव को, इन सारे ऐशो आराम को हर कदम पर ठुकराते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ सच्चे इमोशंस और सच्चे रिश्तों की तलाश है। इस बगावती तेवर को समझने के लिए ये लाइन देखिए, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। सोचिए, कोई क्यों कहेगा कि मैं सीखा हुआ ज्ञान भुलाना सीख रहा हूं? यह बहुत डीप है। बचपन से समाज हमें जो सिखाता है ना, जो शर्तें और रूल्स थोपता है, कवि जानबूझकर कॉन्शियसली उन सबको अनलर्न कर रहे हैं। ये उनका एक सक्रिय चुनाव है ताकि वो वैसे ही रह सकें जैसे वो सच में अंदर से हैं। खंड 3, प्रेम और विरोधाभास। आत्मपरिचय के आगे के हिस्से में जाते जाते भावनात्मक परतें और गहरी होती हैं। यहां हमें पता चलता है कि कवि की जिंदगी पूरी तरह से कॉन्ट्रडिक्शंस यानी विरोधाभासों से भरी है। और मजेदार बात यह है कि इसमें भी एक अलग ही हार्मनी है। इस विरोधों के सामंजस्य को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। कवि कहते हैं कि उनके सीने में आग जलती है, फिर भी वो सुख दुख दोनों में एकदम मस्त रहते हैं। उनके अंदर जवानी का पागलपन या उन्माद है, पर उस पागलपन में भी एक गहरी उदासी, एक अवसाद छिपा है। वो बाहर से मुस्कुराते दिखते हैं पर अंदर ही अंदर रोते हैं। और सबसे कमाल की बात, उनकी वाणी, उनकी आवाज भले ही शीतल और शांत लगे, पर उसमें आग जैसी तपन और तीव्रता है। इन अपोजिंग फोर्सेस को बैलेंस करके चलना ही तो उनकी लाइफ है। लेकिन सवाल उठता है, आखिर ऐसी कंडीशन क्यों है उनकी? ये लाइन सब कुछ क्लियर कर देती है। जो मुझको बाहर हंसा, रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं।
यहां समझ आता है कि उनके दिल में कोई बहुत गहरा दुख है, किसी अपने की स्मृति, कोई बीता हुआ प्रेम उनके भीतर एक आग जलाए हुए है। यही याद उन्हें बाहर से दुनिया के सामने मुस्कुराने की ताकत देती है, पर अकेले में उन्हें रुलाती है। खंड 4, एक स्वप्निल संसार। तो अब सवाल है कि इस दर्द, इस तकलीफ से डील कैसे किया जाए। कवि का तरीका बड़ा ही अनोखा है। वो इस हार्श रियलिटी को पूरी तरह रिजेक्ट कर देते हैं और अपने ही एक सपनों के संसार में जीने लगते हैं। ये जो इन्वर्टेड यानी उल्टा कॉन्सेप्ट है ना, ये सच में बहुत दिलचस्प है। कवि का जो अपना आंतरिक सपनों का संसार है, वो इस कठोर और रूल से भरी बाहरी दुनिया के बिल्कुल उलट है। बिल्कुल एक आईने के रिफ्लेक्शन की तरह, जहां सब कुछ उल्टा होता है। वो इस रियलिटी को क्यों ठुकराते हैं? क्योंकि वो कहते हैं, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूं। उन्हें ये असली मटीरियल दुनिया अधूरी लगती है। क्यों? क्योंकि इसमें सच्चे प्रेम और कनेक्शन की कमी है। इसीलिए इस कमी को पूरा करने के लिए कवि अपने ही मन के अंदर बार बार एक नया, एकदम आदर्श सपनों का संसार बनाते हैं और उसे मिटाते हैं। खंड 5, समय और अकेलेपन की ढलती हुई शाम। चलिए अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं उनकी दूसरी रचना, एक गीत की ओर। आत्मपरिचय के मुकाबले यहां मूड और पेसिंग थोड़ी धीमी, थोड़ी मेलंकोलिक हो जाती है। ये कविता तेजी से बीतते समय और उसके साथ आने वाले गहरे अकेलेपन का एक बहुत ही दर्दनाक चित्र खींचती है। सोचिए, जैसे ही शाम ढलने लगती है तो क्या होता है? पक्षी अपने घोंसलों की तरफ तेजी से उड़ने लगते हैं। यह प्रकृति का नियम है कि दिन खत्म होने पर हर जीव अपने अपनों के पास, अपने घर जाना चाहता है। पर यही चीज कवि को और भी ज्यादा अकेला फील कराती है। एक तरफ इन पक्षियों के घर पहुंचने की जल्दबाजी है और दूसरी तरफ कवि हैं जिनके कदम रुके हुए हैं। ये कॉन्ट्रास्ट सच में रुला देने वाला है। इन शब्दों की गहराई को महसूस कीजिए। दिन जिंदगी के खत्म हुए, शाम हो गई। ये सिर्फ एक आम दिन के ढलने की बात नहीं हो रही है। ये बात हो रही है उम्र की, जिंदगी के खत्म होने की। जब दिन खत्म हो रहा हो, अंधेरा बढ़ रहा हो और आपका इंतजार करने वाला कोई ना हो, तब जो एक भयानक एग्जिस्टेंशियल डर और खालीपन महसूस होता है, ये कविता उसी को दर्शाती है। और फिर आता है वो सवाल जो इस कविता की पूरी जान है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल। यानी मुझसे मिलने के लिए कौन बेचैन है, मैं किसके लिए अपने कदमों में तेजी लाऊं। इस सवाल के अंदर का खालीपन आप फील कर सकते हैं। जब मंजिल पर कोई प्यार से इंतजार करने वाला ही नहीं है, तो इंसान सफर में आगे बढ़ने की प्रेरणा कहां से लाए? अगर हम एक गीत के इस दार्शनिक मैसेज को एक लाइन में समझें तो वो ये है, किसी अपने से मिलने की आशा वो प्यार का इंतजार ही तो है जो हमारे कदमों में गति और हमारे जीवन में ऊर्जा भरता है। बिना उस सपनेपन के समय भले ही तेजी से गुजर रहा हो, पर इंसान अंदर से एकदम ठहर जाता है, रुक जाता है, जड़ता का शिकार हो जाता है। खंड 6, कवि के मूल भावों का एकीकरण। तो दोस्तों, हमने दोनों कविताओं की डिटेल समझ ली। अब आइए इन दोनों मास्टरपीसेस के कोर इमोशंस को, कवि की पूरी भावनात्मक यात्रा को एक साथ जोड़कर देखते हैं। सच तो यह है कि आत्मपरिचय का वो बेबाक विद्रोह और एक गीत का वो खामोश दर्द और उदासी, ये दोनों उसी एक हलावादी सिक्के के दो पहलू हैं। कवि पूरी शिद्दत से इस दुनिया को ठुकराते हैं, पर उन्हीं के अंदर कनेक्शन की, जुड़ने की कितनी गहरी तड़प है। ये जो प्रेम कला है, प्रेम और दुनिया का जो ये टकराव है, यही उनकी पहचान बनाता है। इस दुनिया में रहना, पर इस दुनिया का होकर न रहना, यही तो बच्चन जी का असल सामंजस्य है। इस डिस्कशन को चलिए वहीं ले चलते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। कवि अपने वजूद को किसी साज, किसी वाद्ययंत्र की तरह मानते हैं, जिसे किसी अपने के स्नेह भरे स्पर्श ने छूकर झंकृत कर दिया है। उनकी सारी बगावत, उनका पूरा अकेलापन दरअसल उसी प्रेम के आश्रय टिका हुआ है। उनकी सांसें सिर्फ उस एक टच से चल रही हैं। इन कविताओं को इस तरह से समझने के बाद एक बहुत बड़ा सच निकलकर सामने आता है। इंसान के लिए इस बाहरी दुनिया को जानना, उसे जज करना बहुत आसान है, लेकिन खुद को सच्ची तरह से जानना, अपने आत्मपरिचय को पाना बहुत बहुत मुश्किल है। बाहरी दिखावे और आंतरिक आवाज के बीच संतुलन बनाना जीवन भर का एक लंबा संघर्ष होता है। तो चलते चलते मैं आप सभी को इस एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। एक बार अपने आप से पूछिए, क्या अपनी आंतरिक सच्चाई और अपने सपनों की एक अलग दुनिया बसाना बेहतर है, या फिर दुनिया और उस भीड़ के रूल्स को मानकर आंख मूंद कर उसी के पीछे चलते रहना बेहतर है?
हरिवंश राय बच्चन जी की ये रचनाएं उनके इसी अंदरूनी द्वंद्व को हमेशा के लिए अमर कर देती हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन कविताओं का एक एक भाव अब आपके दिमाग में पूरी तरह स्पष्ट हो गया होगा और एग्जामिनेशन में भी आप बहुत अच्छे से इनका विश्लेषण कर पाएंगे। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।